रिकॉर्डेड ऑन कर ब्रेक। तो अब जो है वो आज आप लोगों की लास्ट डेमो क्लास है, ठीक है, फ्री लास्ट डेमो क्लास जो कि है हमारे पास बायोलॉजी की। और आप लोग जो है वो, जहाँ तक मुझे याद है कि आप लोग न्यू नहीं है क्योंकि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस डेमो क्लासेस भी ले चुके हैं, ठीक है। तो जो है हम आज चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारे पास एंजाइम्स चैप्टर। अच्छा, अब उसके अलावा एक बात बतानी है कि अब आप लोग चूंकि जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और मैट्रिक में अगर आपका जो है वो बायो ही सब्जेक्ट था तो ये होगा कि वहां पर आपके पास ओवरऑल बायोलॉजी की बुक होती थी और दोनों के जो है ना वो एग्जाम्स आपके साथ ही होते थे, एक साथ ही ओवरऑल होता था। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आपके पास बायोलॉजी जो है वो आपके पास दो चैप्टर में उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी दो सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक आपके पास जूलॉजी और एक आपके पास बॉटनी है, ठीक है। आपकी बुक में जो है वो कुछ चैप्टर्स, 5 या 6 चैप्टर्स जूलॉजी के होते हैं और उसके अलावा 5 चैप्टर जो है वो बॉटनी के होते हैं। तो अब उसके जो पेपर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, वो भी अलग अलग होते हैं। यानी कि जूलॉजी का पेपर अलग होता है, बॉटनी का पेपर आपके पास अलग होता है। अब ये होता है कि हमारे पास पेपर जो है ना वो लेंदी नहीं होता, ठीक है, बहुत शॉर्ट पेपर होता है। और उसके लिए जो है ना वो यूजुअली देखा जाए तो आपके पास जो टाइम होता है, ठीक है, वो भी बहुत कम रखा जाता है। तो आपको जब जूलॉजी का पेपर होगा तो सिर्फ जूलॉजी के जो है वो चैप्टर्स की तैयारी करनी होगी। जब बॉटनी का होगा तो आपको बॉटनी के चैप्टर्स की तैयारी करनी होगी। तो आपकी बुक में चैप्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे पास हम पढ़ेंगे कैसे? तो ये है कि हम जो है वो जब आप लोग पे क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे तो हम एक जो है वो पहले जूलॉजी का चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। और फिर जब हमारे पास जूलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वीक से हम बॉटनी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम इस तरीके से जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। और जब आपका एक जूलॉजी का चैप्टर हो जाएगा तो फिर उसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, उसका आपको टेस्ट वगैरह आपसे ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी बायोलॉजी की बुक को कवर कर रहे होंगे। अब कौन से चैप्टर जूलॉजी को होंगे, कौन से चैप्टर बॉटनी के होंगे, तो जब हम जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे तो आप अपनी बुक में जो है ना वो उसको लिखते जाइएगा कि ये चैप्टर हमारे पास जूलॉजी का है, ये चैप्टर हमारे पास बॉटनी का है। ताकि जब पेपर हो तो आपको आइडिया हो कि ये हमारे पास जो चैप्टर हैं वो इस सब इसके हैं, जूलॉजी के, ये बॉटनी के हैं। तो आप पेपर के दौरान सिर्फ उसी चैप्टर्स को तैयारी करो, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप दोनों को? क्लियर है यहाँ तक मैंने अभी क्या कहा? जैन को क्लियर है? ओके, ठीक है। तो फिर आज जो है डेमो क्लास के लिए मैंने जूलॉजी का चैप्टर एंजाइम जो है वो चूज किया है। एंजाइम्स चैप्टर आप लोग पढ़ के भी आ चुके होंगे, बट ये है कि हमारे पास इसमें थोड़ा सा और उस एंजाइम्स के बारे में शामिल किया गया है। थोड़ा सा डीप जो है वो आप एंजाइम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा तो है कि हमारे पास, आपको ये आई नो कि आपको ओवरऑल आइडिया होगा कि हमारे पास एंजाइम बेसिकली होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम से। तो एंजाइम हमारे पास यहाँ पर जो है वो बॉडी के सेल्स में पाए जाने वाले हमारे पास कुछ स्पेशल किस्म के जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारे पास प्रोटीन्स ही होते हैं। प्रोटीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड्स के बारे में पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो एंजाइम उसमें से एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको बहुत फास्ट करने का काम हमारे पास एंजाइम कर रहे होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो है वो जैन, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए होता है। तो हो सकता है वो रिकॉर्डेड सेशन लें, ठीक है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जो सहूलत मिले। बाकी हम पे क्लासेस में देखेंगे कि क्या सीन है। अब बच्चे ज्यादातर जब देखते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर वो रिकॉर्डेड सेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं कह चुकी हूँ कि आपको लाइव क्लास में जो क्वेरी आप पूछ सकते हो वो आप रिकॉर्डेड में नहीं जाकर पूछ सकते। लेकिन
ये कि रिकॉर्डेड सेशन के देखने के बाद भी अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं उसको जवाब जरूर दूँ। सबकी अपनी अपनी जो है वो प्रेफरेंस होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स हमारे पास एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को बहुत फास्ट कर देते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आपको कहा गया है कि एंजाइम्स हमारे पास कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। अब कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कैटलिस्ट का अगर आपने नाम सुना हो, अगर आपने कभी केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का नाम सुना हो, क्योंकि ज्यादातर जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस देख रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें अक्सर हम कैटलिस्ट को देख रहे होते हैं। तो अब कैटलिस्ट हमारे पास बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है। लेकिन कैटलिस्ट का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि कैटलिस्ट खुद से परमानेंटली उस केमिकल रिएक्शन में यूज अप नहीं होता, वो वहां खत्म नहीं होता। वो वहां सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन को असिस्ट करने के लिए जाता है। ठीक है। बट जब उस वो रिएक्शन हो जाता है तो कैटलिस्ट वैसे का वैसे ही दोबारा उस रिएक्शन से बाहर चला जाता है। ये बात हो जाती है कैटलिस्ट की। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री वगैरह में बात कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट पाया जाता है, ठीक है, जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, वो हमारे पास होता है इंजाइम। इंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। तो इसीलिए हम इंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि इंजाइम का दूसरा नाम क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे आपसे कि एंजाइम का दूसरा नाम क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे कि एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? मुझे साथ साथ जवाब देते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी वो याद होता रहे। अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो एंजाइम को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। गुड, एंड देन आप भी जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स देते रहिएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या होता है कि हर सेकेंड हमारी बॉडी में हजारों जो है वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है आपकी बॉडी में, आप कुछ भी खाते हो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में एनर्जी का बनना। ठीक है, आप अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ना हो तो आप लोग चल भी नहीं पाओ। ठीक है, आप लोग कोई काम नहीं कर पाओ। तो एनर्जी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो एनर्जी का जो बनना है वो भी हमारे पास क्या है, एक किस्म का केमिकल रिएक्शन है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास नए बॉडी में नए प्रोटीन्स का बनना, ये हमारे पास एक जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर एंजाइम होते ही ना तो ये जो रिएक्शन है इनकी स्पीड क्या हो जाती, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती। और इसी वजह से जब एंजाइम नहीं होते, स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती, तो बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस भी टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाती और लाइफ का जो है वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनाए ताकि एंजाइम जल्दी जल्दी वो रिएक्शन को स्पीड अप करे और ताकि हमें वक्त पर एनर्जी मिल सके और हम वक्त पर तमाम कामों को परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री वो जहाँ पर प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो फैक्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल होता है और रॉ मटेरियल से जो है वो मशीन वगैरह जो है वो काम कर रही होती हैं उस पर। ठीक है। लेकिन मशीन को चलाने वाले कौन होते हैं? एक ट्रेन जो है वो हमारे पास वर्कर्स होते हैं। तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि अगर फैक्ट्री में हमारे पास ट्रेन वर्कर हो ही ना, ठीक है, जो अच्छे से मशीन को हैंडल कर पाए, अगर वो हो ही ना, तो क्या हमारे पास मशीन का चलना, हमारे पास क्या वो स्मूथली होगा? क्या हमारे पास वो काम जो होना है वो वक्त पर हो पाएगा? अगर हमारे पास मशीन को चलाने के लिए हमारे पास ट्रेन वर्कर ना हो तो? यस और नो? हानिया से नो, एंड जैन नो। ठीक है, गुड। क्यों? क्योंकि हमारे पास मशीन को हैंडल कौन कर रहा होता है? ट्रेन वर्कर्स कर रहे होते हैं। वो ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से मशीन को चलाते हैं ताकि मशीन उस रॉ मटेरियल को एक हमारे पास यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो यही काम हमारी बॉडी में एंजाइम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, एंजाइम भी हमारे पास एज अ ट्रेन वर्कर है। अब देखिए हमारे पास बॉडी में है
हमारे पास जो है वो, जैसे कि अगर आप स्टमक की एग्जांपल ले लें तो स्टमक में हमारे पास HCl एसिड जो है वो हमारे पास होता है, ठीक है। जो कि क्या कर रहा होता है, जो कि हमारे पास हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। लेकिन अगर वहां पर एंजाइम मौजूद ना हो, ठीक है, पैप्सिन वगैरह एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम्स होते हैं, अगर वो एंजाइम वहां पर हो ही ना, तो हमारे पास वो रिएक्शन कभी भी स्पीड अप ना हो, ठीक है। काम तो चलेगा, काम नहीं रुकेगा, काम चलेगा, लेकिन काम को जो स्मूथली चलाना चाहिए, जो वक्त पर स्पीडली चलाना चाहिए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो उन रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो फंक्शन है वो टाइम पर कंप्लीट कर पाती है। तो ये बात हमारे पास हो गई इस स्लाइड की, ठीक है। अब हमारे पास एंजाइम की अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं, यानी एंजाइम को डिस्कवर किसने किया, तो एंजाइम को बहुत पहले ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले 1878 में एक जर्मन जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट थे, फ्राइड्रिक विल्हम कोन, ठीक है, इनका नाम है, ये हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंजाइम का जो वर्ड है, जो टर्म है, उसको यूज किया था। अब उस वक्त साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि बॉडी में हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, ठीक है, और उन्हें हम एंजाइम कह रहे होते हैं। लेकिन कई साल बाद, यानी 1878 के कई साल बाद, 1980s में हमारे पास दो साइंटिस्ट, कौन कौन से, थॉमस और सिडनी, ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। डिस्कवरी क्या की कि उससे पहले साइंटिस्ट सिर्फ ये समझते थे कि हमारे पास जो आरएनए है, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के तौर पर होता है। यानी उससे पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि जो एंजाइम है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो एंजाइम की, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये लिखा हुआ होता है कि एंजाइम हमारे पास एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो यही समझते थे, ठीक है। लेकिन 1980s में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी सामने आई, जिसमें हमारे पास दो साइंटिस्ट, थॉमस और सिडनी ने जो है वो आरएनए एंजाइम को डिस्कवर कर लिया। यानी आरएनए मॉलिक्यूल भी हमारे पास एंजाइम की तरह काम कर सकता है। आपको मालूम होगा कि जैसे कि हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा होता है, तो डीएनए का जो असिस्टेंट वर्कर होता है वो हमारे पास आरएनए होता है। आरएनए ही वो मॉलिक्यूल होता है जो राइबोसोम तक जाता है डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर। एंड ओवरऑल हमारे पास बात की बात है कि कितने किस्म के आरएनए होते हैं, बट आरएनए का काम होता है डीएनए की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, लेकर जाना, ये सब करना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले यही समझा जाता था कि आरएनए का काम सिर्फ यही होता है। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास क्या किया, थॉमस ने और सिडनी ने जो है वो डिस्कवर किया कि हमारे पास आरएनए एंजाइम्स भी होते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम्स कह रहे होते हैं। अब राइबोजाइम्स का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि हमारे पास जो सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस किया जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। अब प्रोसेस और मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आरएनए जब बनता है ना, तो वो हमेशा डायरेक्टली यूज करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, उस पर कुछ काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास उसके कुछ एक्स्ट्रा हिस्सों को जो है वो रिमूव करना पड़ता है, और कुछ हिस्सों को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर हमारे पास आरएनए जो है वो एक ठीक तरीके से यूजेबल फॉर्म में हमारे पास काम करता है, ठीक है। तो आरएनए को मॉडिफाई और प्रोसेस करने का काम कौन करता है, हमारे पास आरएनए एंजाइम करता है। तो ये एक स्पेशल डिस्कवरी थी जिन्होंने बाद में एक जो है वो यूनिक चीज सामने लाई कि सिर्फ हमारे पास एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, बल्कि आरएनए भी हमारे पास एक एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। हाँ, ये है कि फंक्शनैलिटी अलग है। जहां पर प्रोटीन एंजाइम का काम हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना है, वहां पर आरएनए एंजाइम का काम हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस और मॉडिफाई करना है। इज इट क्लियर? आया समझ में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक?
अगर मैं अब क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास जो है वो एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगी? बताइए हानिया कि हमारे पास एंजाइम्स क्या होते हैं। शॉर्ट सी डेफिनेशन बस बता दीजिए, वर्ड्स में, कुछ ही वर्ड्स में। ठीक है, ये नहीं कह रही कि एक लॉन्ग सी प्रॉपर डेफिनेशन बताइए, बस कुछ वर्ड्स में बता दीजिए। Enzymes are protein. They act as a biological catalyst that speed up chemical reaction in living organism. Very good. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो है वो अब तक हमने कितने किस्म के एंजाइम्स देख चुके हैं? कौन कौन से? नाम बताइए उनका। हाँ, आप कहेंगी प्रोटीन एंजाइम्स। ठीक है, एक हमारे पास प्रोटीन एंजाइम्स है और एक हमारे पास आरएनए एंजाइम्स है। आरएनए एंजाइम्स तो आपने सही कहा, बट हमारे पास जो पहला एंजाइम है उसके साथ आप प्रोटीन शामिल करें। ठीक है, क्योंकि ये ना कि हमने देखा कि हमारे पास जब पहले डिस्कवरी हुई थी तो प्रोटीन एंजाइम्स की हुई थी, लेकिन उसके बाद जो डिस्कवरी हुई 1980s में वो हमारे पास आरएनए एंजाइम्स की हुई। तो वैसे हैं तो दोनों एंजाइम्स ही, बट उनमें क्या है कि हमारे पास उनके बनने में फर्क है। एक राइबो एंजाइम है और एक हमारे पास प्रोटीन एंजाइम है। जो राइबो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास उनमें आरएनए की कुछ खुसूसियात होती है। ठीक है, नाउ क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आगे। अब यहाँ हमारे पास ये हमने बात कर ली। ठीक है, नाउ अब यहाँ हमारे पास ये हुआ कि जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, अभी हमने देखा कि जो प्रोटीन एंजाइम्स हैं वो हमारे पास बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया हमारे पास, रिस्पायरेशन हो गया, और उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह का काम प्रोटीन एंजाइम्स कर रहे होते हैं। जबकि हमारे पास जो राइबोजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास उनका काम ज्यादातर आरएनए के साथ होता है, यानी आरएनए को कट करना, आरएनए के कुछ हिस्सों को जो है वो रिमूव करना, उनको एक यूजेबल फॉर्म में बनाना। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा दोनों के बीच। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम का काम नॉर्मली है कि जो डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, ये तमाम काम प्रोटीन एंजाइम का है। बट आरएनए एंजाइम हमारे पास ज्यादातर यानी मोस्टली जो है वो इसका काम आरएनए मॉलिक्यूल के साथ होता है। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स में, यानी कि हमारे पास एंजाइम की क्या क्या खुसूसियात होती हैं। इसके अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर जितना भी हमारे पास लिविंग पार्ट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। अब वो लिविंग पार्ट का मतलब क्या कि हमारे पास लिविंग पार्ट का मतलब ये होता है कि जहां पर सेल तमाम अपनी लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओवरऑल पार्ट होता है सेल का वो प्रोटोप्लाज्म होता है, फिर सेंटर में न्यूक्लियस वगैरह होता है। तो यहाँ हमारे पास प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट जहां सेल अपने तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, जहां तमाम जो लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो वहां पर हो सके। अब यहाँ हमारे पास वही प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में ही हमारे पास एंजाइम बन रहे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में ही सेल की ग्रोथ हो रही होती है, वहीं पर हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है,
प्रोटीन की जो भी सिंथेसिस है वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में ही हो रही होती है। यानी जो सेल का पार्ट सेल को जिंदा रखने के काम आता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब मजे की बात यह है कि हमारे पास जब हम ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल्स में हमारे पास ओवरऑल ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता जो कि नॉन लिविंग हो, तमाम ही लिविंग पार्ट होता है। बट जब आप प्लांट्स की बात करते हो ना, तो प्लांट्स में हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के अलावा भी ऐसा पार्ट होता है जो कि नॉन लिविंग होता है, जहां पर कोई फंक्शन हमारे पास परफॉर्म नहीं हो सकता। और प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है हमारे पास, वो होती है सेल वॉल। ठीक है, पढ़ा होगा आपने प्लांट की सेल वॉल के बारे में। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो सेल वॉल हमारे पास नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ हमारे पास सेकंड जो है वो पॉइंट ये है कि एंजाइम्स क्या है, ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और उनका जो वेट होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, एंड हमें मालूम है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं। मालूम है हानिया कि प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं। प्रोटीन का जो है वो हमारे पास कौन सा यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट। अमाइनो एसिड, गुड। प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहे होते हैं, ठीक है। और एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बन रहे होते हैं। तो अब हमारे पास जितना एंजाइम जितने प्रोटीन से बनेगा, तो उतना ही हमारे पास उसका वेट ज्यादा होता रहेगा, और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। एक मिनट, अजान हो जाए, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, एंड प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो जितने अमाइनो एसिड की चेन जुड़ती जाएगी, ठीक है, जितनी बड़ी चेन जुड़ती जाएगी उतने ही हमारे पास बड़े से प्रोटीन्स बनते जाएंगे। तो जितना ज्यादा प्रोटीन हमारे पास एंजाइम में शामिल होगा, वो एंजाइम के जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसका जो साइज है वो हमें बड़ा देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा हमारे पास प्रोटीन उतना ही ज्यादा हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है। जब ये हमारे पास हर केस में नहीं होता कि तमाम ही एंजाइम लार्ज हो, ठीक है। मोस्टली की यहाँ पर बात हो रही है कि ज्यादातर जो एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, और ज्यादातर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और ज्यादातर मॉलिक्यूल का जो साइज है वो लार्ज होता है। क्योंकि अभी हम ऑलरेडी बात देख चुके हैं कि हमारे पास एक राइबोजाइम्स भी होते हैं। तो जब भी मोस्टली बात होती है तो उसका मतलब ओवरऑल केस नहीं होता, ज्यादातर का केस होता है। ठीक है, ये हो गई बात। अब उसके अलावा थर्ड करेक्टर ये है एंजाइम का कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनको कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें को एंजाइम्स की नीड पड़ती है या फिर मेटल आयंस की नीड पड़ती है, ताकि वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। अब ये क्या बात आ गई, अभी तो हम देख रहे थे कि हमारे पास बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें जरूरत होती है एंजाइम की, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। अब एंजाइम को भी एक और की जरूरत पड़ रही है, और वो है कोएंजाइम या मेटल आयन। तो अब ये क्या मामला है। तो सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, एंजाइम जो है ना वो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तमाम नहीं कुछ, जो कि अकेला काम परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जब एंजाइम को भी अपने एक और हेल्पर की जरूरत पड़ जाती है, जिसे हम कोएंजाइम या मेटल आयन कह रहे होते हैं। तो उनको जरूरत पड़ रही होती है। तो यहाँ हमारे पास मेटल आयन कौन कौन से हो सकते हैं। मेटल आयन का मतलब आपको पता होगा कि हमारे पास केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं जिंक हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास आयन हो गया, तो ये तमाम हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब आयंस का मतलब इनके ऊपर चार्ज होगा। तो जैसे जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आयरन के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ बॉडी के अंदर जो है वो मेटल आयन की भी जरूरत पड़ जाती है एंजाइम्स को। अब सबसे बात ये तो हो गई, मेटल आयन ये होते हैं। अब कोएंजाइम क्या होते हैं। तो कोएंजाइम हमारे पास एक ऑर्गेनिक हेल्पर मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये कि ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होंगे ही।
ठीक है, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ये होती है कि ऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोएंजाइम क्या करते हैं, उस एंजाइम के साथ टेम्परली बाइंड हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ वक्ती तौर पर, हमेशा के लिए बाइंड नहीं होते। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, एंजाइम की केमिकल रिएक्शन में मदद करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ कि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एंजाइम को कोएंजाइम की क्या जरूरत पड़ रही है। तो जैसे कि अब यहाँ पर जो है, वो मुझे जैसे एक टीचर है, ठीक है, उसको पढ़ाने लिखने आता है, लेकिन जब उसको बोर्ड में समझाने के लिए उसके पास मार्कर ही ना हो, तो वो स्टूडेंट को कैसे लिख कर समझाएगा। ठीक है, तो उसको मार्कर क्या कर रहा है, उसकी एक सिर्फ जो है वो उसको असिस्ट कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो टीचर हमारे पास, आप सपोज करें कि टीचर क्या है, टीचर हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, वो अपना काम परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कुछ केस में जब उन्हें स्टूडेंट को बोर्ड पर लिखने की बात आए समझाने के लिए, तो वहां पर टीचर की हेल्प कौन करेगा, मार्कर करेगा। ठीक है, तो मार्कर हमारे पास क्या होगा, मार्कर हमारे पास वो एंजाइम होगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ही बॉडी में कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहां पर एंजाइम को भी अपने एक हेल्पर की जरूरत पड़ जाती है, जिसे हम कोएंजाइम कहते हैं या मेटल आयन कहते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ आनिया? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एंजाइम को जो है वो कौन कौन से हेल्पर की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम बताइए। कोएंजाइम और मेटल आयन। अच्छा, मुझे बताइए कि कोएंजाइम कैसे मॉलिक्यूल होते हैं। अभी हमने बनाना कि एक स्पेसिफिक किस्म के वो मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक, गुड। और मेटल आयन क्या होते हैं? और एक्सेट्रा। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाते हैं मेटल आयन से केस में। जैसे कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में केस देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम काम कर सकता है, अब उस पर हमारे पास एक सबस्ट्रेट आ रहा है। आगे हम देख लेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होता है, पर एक सबस्ट्रेट आ रहा है। लेकिन सबस्ट्रेट हमारे पास, इसकी जो है ना वो एंडिंग पॉइंट ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। जबकि एंजाइम की जो शेप है वो हमारे पास ऐसी है। अब यहाँ पर ये शेप कैसे फिट होगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक कोएंजाइम आया, ठीक है, और कोएंजाइम आकर यहाँ पर आकर अटैच हो गया। तो जब कोएंजाइम आकर एंजाइम के साथ अटैच हो गया, तो अब इस सबस्ट्रेट का जो एंडिंग पॉइंट था वो मैच हो गया। तो अब यहाँ पर ये इजीली आकर इसके साथ फिट हो सकता है, एंड हमारे पास ये एंजाइम जो है वो अपना काम परफॉर्म कर सकता है। तो यही काम हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कोएंजाइम्स और हमारे पास मेटल आयंस जो हैं वो कर रहे होते हैं, कि कुछ टेम्परेरी तौर पर वो एंजाइम की हेल्प करते हैं ताकि एंजाइम अपने काम को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हानिया को? ओके, कोई भी क्यूरी नहीं है यहाँ तक? ओके, गुड। तो अब हमारे पास अगला पॉइंट है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कैन बी इनहिबिटेड
और एक्टिवेटेड बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स। अब इनहिबिट का मतलब ये होता है कि स्टॉप हो जाना, ठीक है, यानी कि अपने काम करने की सलाहियत को खत्म कर देना या रुक जाना। जबकि एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट का मतलब होता है स्टार्ट हो जाना। तो एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास, अगर बॉडी में कोई ऐसे मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एंजाइम पर ऐसा इफेक्ट करेंगे कि एंजाइम अपना काम करना बंद कर देंगे, जिसमें हमारे पास कुछ मेडिसिन हो जाती हैं या कुछ और हमारे पास पॉइजनस जो हैं वो सब्सटेंसेस हो जाते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए काम आ रहे होते हैं, वो एंजाइम को बॉडी में जाकर एक्टिवेट करते हैं कि भाई चलो आपको काम करना है, तो उसको एक्टिवेट करने का काम हमारे पास ये जो है वो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल कर रहे होते हैं। अब मॉलिक्यूल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बुक में आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इनहिबिशन का काम कर रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल हमारे पास एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास एंजाइम जो हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस पर काम करते हैं। यानी स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब कि एक मखसूस जो हमारे पास कंडीशंस होती है ना, उन पर ही एंजाइम काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी कंडीशन बॉडी जैसी भी हो वो हर सूरत ही एंजाइम काम करें। तो स्पेसिफिक कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एक तो पीएच, उसके अलावा टेम्परेचर, एंड उसके अलावा है हमारे पास कंसेंट्रेशन। यानी ये तीन ऐसे हमारे पास कंडीशंस हैं जो स्पेसिफिक होनी चाहिए एंजाइम के लिए, तभी एंजाइम अपना प्रॉपर जो है वो उस पर काम करेगा। तो यहाँ अब हमारे पास ये जो है वो बात आ रही होती है, जैसे पीएच लेवल होता है हमारे, ठीक है, बॉडी का। अगर बहुत ज्यादा बॉडी में पीएच लेवल एसिडिक चला गया या बेसिक चला गया तो एंजाइम काम नहीं करेगा, एक सर्टेन पीएच लेवल पर करेगा। जैसे हमारी बॉडी का भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर बॉडी इस 37 सेंटीग्रेड को ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है तो बॉडी क्या होने लगेगी, उसका मैकेनिज्म खराब होने लगेगा। तो उस केस में फिर एंजाइम भी हमारे पास ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होना जरूरी है, ताकि एंजाइम जो है वो ठीक तरीके से प्रॉपरली अपना काम कर सके। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, यानी एंजाइम की जो अमाउंट है बॉडी में, उसका भी हमारे पास प्रॉपर होना जरूरी है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, यानी मिकदार कितनी है, ठीक है। एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट हो गया और दूसरा हमारे पास एंजाइम हो गया। अब अगर बॉडी में सबस्ट्रेट एक है लेकिन एंजाइम हमारे पास 500 है फॉर सपोज, तो फायदा, एक एंजाइम सबस्ट्रेट पर काम करने लग जाएगा, बाकी एंजाइम तो फालतू रह जाएंगे, तो बॉडी में वो ठीक तरीके से काम नहीं परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और अगर ऐसा हो गया कि सबस्ट्रेट बॉडी में आ गए हैं हमारे पास 5, लेकिन एंजाइम कितने हैं, एंजाइम है हमारे पास सिर्फ एक, तो एक एंजाइम तो एक सबस्ट्रेट पर काम करने लगेगा, लेकिन बाकी 4 सबस्ट्रेट पर कौन काम करेगा, उसके लिए तो बॉडी में एंजाइम ही नहीं है। तो ये ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं जहां पर कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंजाइम्स की और सबस्ट्रेट की, ठीक है। तो बॉडी को अपना लेवल यहाँ पर स्टेबल रखना पड़ता है। इज इट क्लियर? क्लास भी जो है वो एंड होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको? समझ आया यहाँ तक जितना आज हमने पढ़ा? ओके गुड। ठीक है, बाकी का जो है वो हम पे सेशन में कवर करेंगे। बाकी जो है वो वहीं पर आपको नोट्स, वीकली टेस्ट वगैरह सब वहीं पर हो, ठीक है। तो फिर जो है वो आप अपना डिसीजन लेकर फिर जो है वो सोच लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको तमाम डेमो क्लासेस अच्छी लगी होंगी, टीचिंग मेथड समझ आया होगा, और जो है वो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर कोई भी आपको जो है वो समझ ना आए, ठीक है, तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम बेटा, माई ड्यूटी है, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज।